बेरमपुर मध्य प्रदेश की वादियों में बसा एक खूबसूरत गांव। लेकिन इस गांव में छिपे थे कुछ ऐसे भयानक रहस्य जिन्होंने उस सदी में निवास करने वाले साहसी लोगों के दिल में भी एक खौफ पैदा कर रखा था। आज तो बहुत दिनों के बाद मित्रों से मिलना हो रहा है, बहुत आनंद आएगा। अरे मदन, कहाँ जा रहा है इस समय? पिताजी, मेरे मित्रों से इतने दिनों बाद मिलना हो रहा है। वो सुबह होने पर वापस नगर चले जाएंगे। अरे तुझे पता नहीं क्या, आज शनिवार की रात है। आज के दिन निशिर मोलो गांव में घूमते हैं। पिताजी, चाहे निशिर मोलो आए या नरकासुर, मुझे आज मेरे मित्रों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही तुमको उनके कदमों की आहट सुनाई दे और उनका वो मंत्र जिसको वो दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें बिना देखे किसी ऐसी जगह छिप जाना जहाँ से ना वो तुमको देख सके ना तुम उनको। और जब तक उनकी आवाज आना बंद ना हो जाए, उनके सामने नहीं आना। वो 4 भयानक आदमी होते हैं जो अपने कंधों पर एक ताबूत को उठाए होते हैं, और अगर कोई उन्हें देख ले तो वो जिंदा नहीं बचता। मुझे पता है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर मदन घर से निकल गया, लेकिन उसके पिता के चेहरे पर उसकी फिक्र साफ नजर आ रही थी। निशिर मोलो आ जाएंगे और साथ ले जाएंगे। ऐसा लगता है कि हमारे गांव के लोग अभी भी दूसरी सदी में जी रहे हैं। वो तेज तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद उसे जंगल की तरफ एक पगडंडी वाला रास्ता नजर आया। यहाँ से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, यहीं से आगे बढ़ता हूँ। बिना ज्यादा सोचे वो जंगल के अंदर बने उस पगडंडी वाले रास्ते पर आगे बढ़ गया। आज तो बहुत मजा आने वाला है, मिलकर खूब मदिरा पान भी करेंगे। तभी उसे भारी कदमों की आहटों के साथ कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। इन आहटों और आवाजों को सुनकर वो एकदम से चौंक पड़ा और उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। भगवान! वो जल्दी से झाड़ियों की तरफ भागा और उनमें छिपकर बैठ गया। वो झाड़ियों की ओट में बैठा लंबी लंबी सांस ले रहा था। वो आवाजें अब और ज्यादा साफ होने लगी थी। उसे यकीन था कि अब वो लोग उसके करीब ही आ रहे हैं। उसने धीरे धीरे छिपकर अपनी एक आंख से उनको देखा और वो हैरान रह गया। भगवान, मैंने इन्हें देख लिया। मदन पूरी तरह से झाड़ियों में छिप गया और कुछ देर अपनी सांस तक रोके वहां छिपा रहा। फिर उसने धीरे से झांक कर देखा तो अब वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। लगता है चले गए। वो वहां से निकला और दोनों तरफ देखा तो वहां कोई नजर नहीं आया। शुक्र है भगवान, उसने एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी उसे फिर से वही आवाजें अपने ठीक पीछे से सुनाई देने लगी। उसने एक झटके से पलट कर देखा तो वो चारों ताबूत वाले शख्स ठीक उसके पीछे खड़े थे। इस तरफ जब देर रात भी मदन वापस नहीं लौटा तो उसके पिता को उसकी चिंता होने लगी। उसने गांव के एक आदमी विपुल को साथ लिया और जंगल की तरफ रवाना हुआ। काफी देर बाद एक बरगद के पेड़ के पास जाकर उनके कदम रुक गए और आंखें खौफ से फट पड़ी। उन्होंने मदन को रहस्यमय परिस्थिति में पाया। उसके चेहरे पर डर और आंखों में खौफ ऐसा नजर आ रहा था कि जैसे उसने हादसे से पहले बहुत ही भयानक मंजर देखा हो। मदन! 400 साल बाद अंधेरा जंगल, सुनसान रास्ता, चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे और कोहरा। मेघना उनके बीच अकेली खड़ी थी। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। उसके सवाल का कोई जवाब तो उसे नहीं मिला, लेकिन कुछ टपकने की टप टप की आवाज अब उसे बराबर आ रही थी। मैं क्या कर रही हूँ? कौन आया है मुझे यहाँ पर? वो खुद को वहाँ पाकर बहुत परेशान थी। तभी उसने देखा कि कोई चीज उड़ती हुई उसी तरफ आ रही है। वो उसे हैरानी से देखने लगी। पास आने पर पता चला कि वो कोई विशालकाय भयानक पक्षी था। मेघना उससे बुरी तरह से डरकर भागने लगी और वो उसका पीछा कर रहा था। मेघना ने उसे पीछे पलट कर देखा तो वो उसको पकड़ने ही वाला था, लेकिन तब मेघना एक पेड़ से टकराई। उसने देखा कि उस पेड़ से हरे रंग का पानी टपक कर नीचे गिर रहा था। मेघना उस हरे पानी को गौर से देख रही थी। तभी
मेघना आंखें मलते हुए नींद से जागी। उसने देखा कि सुबह के 9 बज चुके थे। मेघना अपनी पार्टनर ऋषिता के साथ दिल्ली में रह रही थी, जहाँ वो एक लैब में काम किया करती थी। दोनों ने साथ नाश्ता किया और फिर तैयार होकर अपनी लैब के लिए निकल गई। ये दोनों लैब में पहुंचे और वहां जाते ही ऋषिता के पास प्रोफेसर जयदेव की कॉल आई। तुम दोनों ने इस बार बहुत समय ले लिया है। जो एंटीडोट बनाने का काम तुमको दिया था वो पूरा करोगे या नहीं? प्रोफेसर साहब बस ये समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। अब हमें 3 मिनट का समय और दीजिए। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। प्रोफेसर को घुमा रही है। आखिर तुम एंटीडोट तैयार करेंगे कैसे? ये सुनकर ऋषिता ने एक किताब निकाली। मृत्यु के बारे में लिखा था और उसमें ठीक वही पेड़ दिखाया गया था जो मेघना रोजाना अपने सपने में देखा करती थी। मतलब उस हरे पानी की बात ही इस किताब में लिखी थी। ये दोनों अभी सुबह ही बस से बेगमपुर के लिए निकल गए। मेघना ने सब कुछ छिपाते हुए कहा, ऐसी अनोखी चीज देखने के बाद कौन नहीं होगा जो इसको देखना ही चाहेगा। ये दोनों 5 घंटे के सफर के बाद एक जगह उतरे। उनके ठीक सामने एक बड़ा सा गेट था जिस पर नाम लिखा था बेगमपुर। ऋषिता और मेघना ने जैसे ही गेट के अंदर कदम रखा तो अचानक से मौसम बदला। सूरज मानो बादलों के पीछे छिप गया और एक हवा अपने साथ आंधी ले आई। इधर गांव के लोग भी अचानक बदलते मौसम को देखकर हैरान रह गए। अरे ये क्या, अभी तक तो काफी गर्मी थी, ये अचानक आंधी कहां से आ गई? मुखिया जी लगता है बारिश भी घर आएगी। इधर मेघना और ऋषिता दोनों ही गांव की तरफ बढ़ रहे थे। ऋषिता और मेघना दोनों गांव के चौक पर पहुंचे। वहां एक कुआं भी था और वहीं वही 2 आदमियों के साथ खड़ा था। अरे बच्चों तुम लोग कौन हो? अच्छा बेटा वैसे हमारे गांव में किस वजह से आना हुआ? ओह अच्छा ये तो ठीक है बच्चों, हम तुम्हारी जितनी हो सके उतनी मदद करेंगे। अरे बच्चों तुमको किराए की क्या जरूरत है? तुम दोनों जब तक चाहो मेरे ही घर में रह सकते हो। सप्लाई वैसे भी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मुखिया ऋषिता और मेघना को अपने घर ले आया। अभी घर के मंदिर में जल रहा दीपक बुझ रहा। आइए सुनती हो घबराएं ठकुराइन कमरे से बाहर आई। ये दोनों शायद पढ़ाई के सिलसिले में आई हैं। हमारे गांव के बारे में लिखना चाहती हैं। वो क्या बता रहे हो? अरे वहाँ पर एक और लड़का था। क्या कहा? हमारे गांव का रिसर्च? ऋषिता और मेघना ने उसे देखा। मैं हमारे गांव को बार-बार बता सकता है। ये सुनकर ऋषिता और मेघना हैरान रह गई। ये मेरा बेटा अनुज। अनुज ने मेघना और ऋषिता की ओर देखा और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया। नमस्ते बेटा अनुज, इधर अंदर को भाई समझ भागो। ये तुम्हारे कमरे के बारे में है। ठीक है बेटा जी, आ गई हूँ। अनुज थोड़ी दूर से होते हुए उनको कमरा दिखाने लगे। इसी समय गांव के मंदिर में बैठा पुजारी भगवान की आरती कर रहा था। तभी अचानक से दिया बज गया। ये सुनकर